तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सिल्क वर्म की डिजीजेस के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम नेक्स्ट क्लास में दोनों दो पार्ट्स हैं, उसमें आपको मैंने डाल दिए इसमें, तो दोनों में डिजीजेस पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क। सिल्क किस किस में काम आता है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क में आपको एज यूजुअल पता ही है कि सिल्क क्या बनाने के काम आता है। सिल्क वस्त्र क्लोथ्स वगैरह, सिल्क की जो साड़ियाँ, मैंने आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि सिल्क की साड़ियाँ बनती है, दुपट्टे वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट है पैराशूट वगैरह में भी ये, पैराशूट बनाने में भी ये काम आता है। और पैराशूट के जो लंबे धागे होते हैं वो भी ये बनाने में काम आता है। आटा मिलों में या छलनी बनाने में काम आता है सिल्क। आटा मिलों में, आटे की जो मिलें होती है उसमें छलनी बनाने के यह काम आता है सिल्क। और नेक्स्ट है यह टेलीफोन की विद्युत कॉइल व रेस कार्स के टायर्स। टेलीफोन की विद्युत कॉइल, उसमें ये सिल्क काम आता है। वह रेसिंग जो कार्स होती है उनके टायर्स में, रेस कार्स के टायर्स, इन सब में ये सिल्क का यूज होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे भारत में रेशम उद्योगों का स्तर। तो जो भारत में है, पहले रेशम उद्योगों का जो स्तर था वो बहुत ही काफी कम था। तो अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और भारत में जो है 6.7 लाख गांव है, जहां पर लगभग कितने गांव है भारत में? 6.7 लाख गांव है, गांव। और इन गांवों में लगभग 76% पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन रहती है। तो ये सब क्या करते हैं, गांव वाले लोग ज्यादातर लघु उद्योग जो होते हैं, कुटीर उद्योग, इन पर ही डिपेंडेंट है। लघु उद्योगों पर, ये लघु उद्योगों पर ये गांव के जो लोग बाग हैं वो डिपेंडेंट है। और ये सारी महिलाएं वगैरह ये सब लघु कुटीर उद्योग ही चलाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें ये जो अपन का थर्ड पेपर है वो इसी पर्पज से है कि हम अर्निंग कैसे कर सके। तो ये जो लघु कुटीर उद्योग है, ये इसी में ही सिल्क सेरीकल्चर भी इसी का ही एक पार्ट है। और इसको हम गाँवों में वगैरह इंट्रोड्यूस कराएं ताकि लोग इसके हैबिचुअल हो, गाँव वाले जो लोग हैं, और इसको लघु कुटीर उद्योग में अपनाएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके वो। और जैसे हम समझते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे अमेरिका वगैरह, तो हमारी ये सोच रहती है कि अमेरिका वगैरह में लघु कुटीर उद्योगों को नहीं मान्यता है और वो बस हाई प्रोफाइल बिजनेस ही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी लघु उद्योगों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। और वहाँ भी बहुत सारे लघु उद्योग हैं। तो हम तो वैसे ही अपना डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, तो विकासशील देश में वैसे ही ज़्यादातर पॉपुलेशन गांवों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी देख ही रहे हो आप, किसान आंदोलन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर पे ही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है। तो हम गांवों में इसको और भी बढ़ावा देना चाहिए। और बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट, NSP। तो ये जो नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट है, ये 555 करोड़ रुपए की लागत से 1989 में इसकी स्थापना की गई। 555 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना 1989 में स्विस बैंक व वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई। कौन कौन से बैंक ने ये इतने रुपए हमें दिए भारत को? स्विस बैंक व वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये इसकी स्थापना की गई, नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट। और ये कितने राज्यों में चलाया गया? ये 17 राज्यों में इसको चलाया गया। और इससे हमारा जो सेरीकल्चर उद्योग है उसमें बूम आ गया और बहुत सारे हमको रेशम का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और इस तरह उसके रेशम उद्योग को गति मिल गई। तो नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें रेशम उद्योग में जो बूम आ गया। और रेशम उद्योग में क्या है कि 65% किसकी महिलाओं की भागीदारी रहती है। 65% महिलाओं की इसमें भागीदारी रहती है। और इसको बहुत ही इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए और इसी स्टेप्स के अंतर्गत सेंट्रल सिल्क बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सीएसबी की स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1949 में की गई, ताकि जो भी है लघु उद्योग के रूप में जो सिल्क है उसकी मॉनिटरिंग हो सके और जो भी लघु उद्योग है उसके बारे में सरकार को डे टू डे रिपोर्ट मिल सके कि सेरीकल्चर से कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उसको अगर लॉस हो रहा है तो क्यों, किन कारणों से लॉस हो रहा है, कितने पेस्टिसाइड्स की उसको जरूरत है, इन सब की मॉनिटरिंग के लिए इसकी स्थापना करी गई। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का। तो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सीएसबी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या लिखोगे कि सीएसबी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन निम्न है। फंक्शंस ये है कि पहला, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से रेशम के शोध को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ जो बेंगलुरु मुख्यालय, वहां पे नए नए शोध कार्य, रिसर्च वर्क होते हैं। तो वैज्ञानिक, तकनीकी दृष्टि एवं आर्थिक दृष्टि से रेशम शोध कार्य को प्रोत्साहित करना, ताकि शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना। इससे क्या होगा? हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, जैसे हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सीड्स मैंने क्या होता है, जो एग्स होते हैं उन्हें सीड्स कहा जाता। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अमाउंट में सीड्स मिल सके। अगर कोई डिजीज हुई है तो उस डिजीज को कैसे रोका जा सके, तो ये सब हमें शोध कार्यों से ही पता चलेगा। तो आपने जैसे अपन देख ही रहे, कोरोना में भी नई नई वैक्सीन इजाद करने के लिए शोध कार्य चलाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है इसमें और क्या है? उचित उपायों को बढ़ावा देना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए उचित उपाय करना। तो ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिल सके, डिजीज फ्री रह सके और सारे उपकरण वगैरह हम अच्छी तरह से स्टेरलाइज कर सके, ये सब इसमें ध्यान है। नेक्स्ट है शहतूत वृक्षारोपण व रेशम कीट पालन, रेशम धागाकरण की उन्नत विधियों को इजाद करना। शहतूत वृक्षारोपण, मतलब शहतूत का ज्यादा से ज्यादा पत्तियों का इजाद कर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना, ताकि हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन इसका शहतूत की पत्तियों का मिल सके, ताकि हम इनको कैटरपिलर को अच्छी तरह से फीड कर सके। रेशम कीट का पालन व रेशम धागाकरण की उन्नत किस्मों का विकास करना। रेशम कीट
पालन व धागाकरण व रेशम धागाकरण की उन्नत विधियां बताना। धागाकरण की उन्नत विधियां बताना। विधियां बताना। इससे क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा, बस वही एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सके, जाके ज्यादा से ज्यादा हमारे अर्निंग हो सके। नेक्स्ट, रेशम की गुणवत्ता बनाए रखना। यूं नहीं प्रोडक्शन के पीछे हम उसकी गुणवत्ता को ही नष्ट कर दें। रेशम की क्वालिटी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी बनाए रखना। क्वालिटी बनाए रखना। और लास्ट है कि इसके आंकड़े हैं उनके मॉनिटरिंग करना, उन आंकड़ों को एकत्रित करना और टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटरिंग करना कि अगर एकदम से प्रोडक्शन डाउन भी हो गया तो किस कारण से डाउन हुआ है, उन सब कारणों का पता लगाना। तो आंकड़े, नियमित आंकड़े एकत्रित करना। नियमित आंकड़े एकत्रित करें। ये सारा कार्य किसका है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो इस तरह से ये आंकड़े पूरे एकत्रित करना। नेक्स्ट है, रेशम को बढ़ावा देने के लिए रेशम विकास और शोध संस्थान 1962 में केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्था का स्थापना की गई। 1962 में तो बहुत सारी रेशम की शोध संस्थाओं का स्थापना किया गया। तो 1962 में रेशम का केंद्रीय सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्था 1962 में क्या स्थापित की गई? केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्था। शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्या स्थापना की गई? तो ये स्थापना जो की गई यही है कि इसके द्वारा इसको बढ़ावा मिल सके। तो ये स्थापना कहाँ की गई? ये मैसूर में की गई। मैसूर में की गई। वैसे ही 1943 में और एक संस्था की स्थापना की गई, वह की गई केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्था। कहाँ पे की गई? बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में। बहरमपुर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही एक और शोध संस्था की स्थापना की गई, केंद्रीय टस्सर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची, बिहार। केंद्रीय टस्सर सिल्कवॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था। शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची बिहार में। पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टसर सिल्कवॉर्म, मुगा सिल्कवॉर्म। तो ये जो टसर सिल्कवॉर्म को बढ़ावा देने के लिए रांची बिहार में टसर शोध संस्थान स्थापित की गई। और लास्ट है केंद्रीय रेशम तकनीकी शोध संस्थान। केंद्रीय रेशम तकनीकी शोध संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की गई? बेंगलोर में। तो इस तरह ये आपको नाम भी पूछेंगे। ये 4 मैंने आपको पढ़ा दी, 1 2 3 4। तो आपको नाम भी पूछेंगे, केंद्रीय रेशम शोध संस्थानों के नाम दो। तो आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको बताना है।
तो नेक्स्ट सेरिकल्चर टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूं। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेरिकल्चर से आप क्या समझते हैं, सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस है वो आप बताइए। तो आप क्या बताएंगे, एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट। तो आपको ये पूछ सकते हैं, एक आपको पूछ सकते हैं कि सिल्क ग्लैंड है वो किसका रूपांतरण है, सिल्क ग्लैंड का किसका रूपांतरण है, सलाइवरी ग्लैंड का, लार ग्रंथियों का। सिल्क ग्लैंड किसका रूपांतरण है, लार ग्रंथियों का। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। स्टेजेस को बताओ, एक वो 4 प्रकार के सिल्क वॉर्म बताओ, तो टसर, मूंगा, वो जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे आपको बताना है। और सिल्क वॉर्म का ये आप बताइए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दीजिए। सिल्क वॉर्म का, रेशम कीट का वर्गीकरण दीजिए। तो वो आपको पूरा मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है का वर्गीकरण। ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और बड़े क्वेश्चंस में आपके जैसे आएंगे कि सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल बताइए, या सेरिकल्चर का मॉडर्न मेथड बताइए। एक आ सकता है आपका सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल बताइए, या क्वेश्चन आ सकता है सेरिकल्चर का मॉडर्न मेथड बताइए, मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड में आपको सारे मैंने आपको बताए थे, वो नाइफ है, मचान है, थर्मामीटर और वो सब मैंने इक्विपमेंट्स आपको बताए थे, तो वो सारे भी बताने। प्लस आपको इसमें मॉडर्न मेथड में लाइफ साइकिल भी इंक्लूड करनी है। तो ये आपके 7.5 नंबर वाले क्वेश्चंस में पार्ट सी में आ सकता है। तो इसमें आपको लाइफ साइकिल भी शॉर्ट करके आपको लिखनी है, पर लिखनी जरूर है इसमें सेरिकल्चर में पूरी। और पोस्ट कोकून प्रोसेस बताइए, जो पार्ट बी में आपके आ सकता है। पोस्ट कोकून प्रोसेस क्या है, पोस्ट कोकून प्रोसेस, इसमें स्टिफलिंग, रीलिंग वगैरह बताना है आपको, ठीक है ना। तो वो सारा भी अलग से भी आपको 1-1 नंबर का पूछ सकते हैं। स्टिफलिंग से आप क्या समझते हैं, स्टिफलिंग से आप क्या समझते हैं, या रीलिंग से आप क्या समझते हैं, रीलिंग से आप क्या समझते हैं। स्पंज सिल्क किसे कहते हैं, स्पंज सिल्क, कतान रेशम, वह किसे कहते हैं। और इस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है। टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, और इसका वर्गीकरण पूछ सकते हैं 1-1 नंबर का। और डिजीजेस के बारे में बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, डिजीजेस ऑफ सिल्क वॉर्म बताइए, डिजीजेस ऑफ सिल्क वॉर्म। तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। और ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया कि कौन कौन से बोर्ड्स, केंद्रीय बोर्ड, सीएसबी वगैरह कहाँ पर है, तो बोर्ड्स के बारे में आप बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 संस्थानों के नाम बताइए, 4 संस्थान, सिल्क वॉर्म के 4 संस्थान के नाम बताइए। तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं, टसर सिल्क वॉर्म का जूलॉजिकल नेम बताइए, ईरी सिल्क वॉर्म का जूलॉजिकल नेम बताइए, बॉम्बैक्स मोरी का पूरा वर्गीकरण बताइए। तो वो सारा आपको बताना है। और ये सारे जैसे डिजीजेस है, तो कंट्रोल मेजर्स क्या है, पूरे डिजीजेस के ओनली नाम दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि ओनली नाम बताइए, और लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा डिजीज का पूरा वर्णन, जैसे बहुफलकता है तो वो कैसे हुई, और उसका कंट्रोल मेजर कैसे होता है, ये सारा। और लार ग्रंथिया किसका रूपांतरण है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या उसके लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, बार बार रिपीट होता है। एक तो सेरिकल्चर का मॉडर्न मेथड, और ये लाइफ साइकिल, और ये पोस्ट कोकून प्रोसेस। ये जो 3 क्वेश्चन है ये तो 100% आते ही है। ये रिपीट हो गए, या तो पार्ट बी में आ जाएंगे आपके, या पार्ट सी में आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा पूरा सेरिकल्चर का टॉपिक, पूरा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।